हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स नाउ। आज है 26 फरवरी 2024 और आज हम डिस्कस करेंगे 26 फरवरी के द हिंदू न्यूज़पेपर के न्यू आर्टिकल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज़ से। आज की फर्स्ट न्यूज़ है, गवर्नमेंट की तरफ से पॉवर्टी लेवल्स का कुछ डेटा रिलीज़ किया गया है और गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन नीति आयोग के सीईओ ने ये जो डेटा है ये एक्सप्लेन किया है। कल की डेट में भी जो मंथली कैपिटल पर कैपिटा एक्सपेंडिचर का जो डेटा है 11 साल के बाद सरकार ने रिलीज़ किया था, उस डेटा को एक्सप्लेन करते हुए नीति आयोग के सीईओ ने कुछ हाउस होल्ड डेटा को एनालाइज करके बताया है। नीति आयोग के सीईओ अभी हैं मिस्टर सुब्रमण्यम, और उनके द्वारा ये जो डेटा है और एनालिसिस है ये किया गया है। इनके अकॉर्डिंग मतलब गवर्नमेंट का पक्ष ये है कि इनइक्वलिटी जो है रूरल और अर्बन इंडिया में वो कम हुई है, जिससे जो गिनी कोफिशिएंट है वो भी ड्रॉप होगा। गिनी कोफिशिएंट इनइक्वलिटी इनकम और इनइक्वलिटी का मेज़र करने का एक इकोनॉमिक कोफिशिएंट है, जो ये बताता है कि जो गरीब और अमीर हैं उनमें जो इनकम का डिफरेंस है वो कितना है। अगर गिनी कोफिशिएंट ज़्यादा होता है मतलब कि इनकम का जो डिफरेंस है, इनकम इनइक्वलिटी बहुत आई है, और गिनी कोफिशिएंट कम डिपिक्ट करता है कि ये जो इनइक्वलिटी है गरीब और अमीर के इनकम में वो कम है। सेकंड, इनका कहना है कि रूरल इकोनॉमी वीक नहीं है, ग्रोथ बहुत ही ब्रॉड बेस्ड है, और ये केवल कुछ वस्तुओं या कुछ ही प्रोडक्ट तक लिमिटेड नहीं है, ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ देखी जा रही है। ये गवर्नमेंट का पक्ष है। शेयर ऑफ फूड स्पेंडिंग, जो फूड पे जो लोगों का खर्चा है, चाहे वो सिटी में रहने वाले लोग हों, अर्बन पॉपुलेशन हो या रूरल पॉपुलेशन, दोनों में जो फूड पे लोगों का खर्चा है वो कम हो रहा है, और जो लाइफस्टाइल आइटम है उन पे लोगों का खर्चा बढ़ रहा है, ऐसा मानना है। हालाँकि गवर्नमेंट का ये स्टैंड है कि जो फूड का एब्सोल्यूट खर्चा है वो कम नहीं हुआ है। और पॉवर्टी को लेकर इनके द्वारा बताया गया कि पॉवर्टी लेवल इंडिया में अभी 5% से भी कम है। पिछले साल नीति आयोग के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ने ये बोला था कि 11% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो लास्ट ईयर गवर्नमेंट का स्टैंड था 11% पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे है, और अब इस डेटा के थ्रू इनका कहना है कि आज की डेट में 5% से भी कम गरीब लोग हैं। लेस देन 5% ऑफ इंडियंस आर नाउ एक्सपेक्टेड टू बी बिलो पॉवर्टी लाइन। और इसी के साथ ही साथ इनके द्वारा ये भी कहा गया है कि जो एक्सट्रीम डेस्टिट्यूशन या एक्सट्रीम पॉवर्टी है वो लगभग ख़त्म हो गई है। तो ये जो आंकड़े हैं ये गवर्नमेंट ने बड़े ही उनके बाकी के और जो नॉर्मल कंडीशन मार्केट के चल रही है उसके हिसाब से ये जो डेटा है ये देखने की ज़रूरत है। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे ये 2022 और 23 का है, और ये भी बताता है कि रिटेल इन्फ्लेशन रिसेंट के ईयर में बहुत ज़्यादा हुआ था, लेकिन अब ऑलमोस्ट कंट्रोल में आ गया है। बीवीआर सुब्रमण्यम, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं। इसके साथ साथ ही लोअर स्पेंडिंग फूड आइटम्स में है। लोअर स्पेंडिंग फूड आइटम्स में जैसे कि पल्सेस हो गए, सीरियल्स हो गए, इन पे जो स्पेंडिंग है वो काफ़ी कम हुई है, और हाइयर एक्सपेंडिचर लोगों का किन चीज़ों में जो खर्चा है वो बढ़ रहा है, वो कन्वेंस में बढ़ रहा है, मतलब आने जाने ट्रैवलिंग में बढ़ रहा है, घूमने या टूरिज़्म की जो एक्टिविटीज़ है उनमें ज़्यादा इन्वॉल्व हैं लोग। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में लोगों का खर्चा बढ़ रहा है, और कंज्यूमर सर्विस में भी लोगों का खर्चा और इंक्लिनेशन दिखा है, जो ये बताता है कि लोगों की अर्निंग बढ़ी है। विद इन फूड कंजम्पशन ऑफ बेवरेजेस, प्रोसेस फूड, मिल्क एंड फ्रूट्स इज गोइंग अप, जो इंडिकेटर है कि बैलेंस कंजम्पशन, बैलेंस डाइट फॉलो की जा रही है। तो ये गवर्नमेंट का डेटा है कि पॉवर्टी जो है 5% से कम है इंडिया में, और एक्सट्रीम डेस्टिट्यूशन या एक्सट्रीम पॉवर्टी कम हो गई है। इन आंकड़ों को बहुत ही गौर से देखने की ज़रूरत है, और जो बेस गवर्नमेंट की तरफ से माना गया है उसको भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये जो डेटा है इसका और एक्चुअल लोगों के लाइफ में सही में इतना इम्पैक्ट आया है, ये देखने की बात होगी। नेक्स्ट न्यूज़ है उत्तराखंड। फिर न्यूज़ में है अपने नए बिल को लेकर। अभी रिसेंटली उत्तराखंड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल पास किया था, जो उत्तराखंड के लोगों को एक यूनिफॉर्म लॉ अप्लाई करने के लिए, और जो सिविल लॉज हैं उनको उनको यूनिफॉर्म एप्लीकेशन के लिए लाया गया था। और अब उत्तराखंड गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि उत्तराखंड
पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी बिल को इस बजट सेशन में लाया जाए। तो आज के दिन उत्तराखंड पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी बिल उत्तराखंड के सदन में टेबल किया जाना है। ये जो बिल है ये प्रोवाइड करता है फॉर रिकवरी ऑफ कॉस्ट ऑफ डैमेजेस टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी ड्यूरिंग प्रोटेस्ट। जो भी प्रोटेस्ट स्टेट में होते हैं उनसे जो पब्लिक प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी को डैमेज होगा, उन डैमेज की वसूली के लिए ये बिल लाया जा रहा है। और ये वसूली किनसे की जाएगी? जो लोग प्रॉपर्टी को डैमेज करने में इन्वॉल्व हैं उन्हीं लोगों से वसूली की जाएगी। इसी तरह के बिल उत्तर प्रदेश और हरियाणा ऑलरेडी पास कर चुके हैं और अब उत्तराखंड इसी दौड़ में दौड़ा है। इसी बिल के तहत एक ट्राइब्यूनल बनाया जाएगा जिसको हेड करेंगे एक रिटायर्ड जज, जो इन्वेस्टिगेट करेंगे जो भी चार्जेस हैं एक्यूज्ड लोगों पर लगे हुए, उनको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के द्वारा। और जो भी असेसमेंट है, जो भी डैमेज रिकवरी का जो अमाउंट है उसका डिटेल डिस्कशन किया जाएगा। उसके बाद जज के द्वारा ही वो पेनल्टी लगाई जाएगी। दोज गिल्टी ऑफ कॉजिंग रॉयट्स एंड अदर डिस्टर्बेंस विल बी लायबल टू पे कंपेंसेशन अंडर दिस बिल। तो जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसको कंपेंसेशन देना पड़ेगा, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। अब उत्तराखंड का ये जो बिल है, ये हल्द्वानी में जो वायलेंस हुआ था पिछले कुछ दिनों पहले, उसी के बाद ये बिल लाया गया है। ये जो डिसीजन है बिल पास करने का, इसके बाद हल्द्वानी वायलेंस में जो लोग इन्वॉल्व थे, जिन्होंने पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को डैमेज किया था, उनसे प्रॉपर्टी का जो अमाउंट है वो रिकवर किया जाएगा इस बिल के पास होने के बाद। और ये जो पूरा मुद्दा है ये हल्द्वानी वायलेंस के बाद ही गवर्नमेंट के द्वारा तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है। वायलेंस जो हल्द्वानी में फरवरी स्टार्टिंग में हुआ था, जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ का नगर निगम एक एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव पे था, और जो नजूल लैंड पे या गवर्नमेंट के लैंड पे जो इलीगल स्ट्रक्चर था उसको हटाने के लिए गया, तब ये वॉलेंस हुआ था। तो इसलिए अब ये उत्तराखंड का जो नया बिल है, इसका नाम है उत्तराखंड पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी बिल। नेक्स्ट न्यूज़ है, यूएस यूके ने मिल के फ्रेश स्ट्राइक हाउथीज़ के अगेंस्ट लॉन्च किया है, जो रेड सी एरिया में अभी तक एक्टिव हैं। रेड सी की जो शिपिंग लेन्स हैं उनको डिस्टर्ब लगातार किया गया है हाउथीज़ रिपेल्स के द्वारा, तो उनको रोकने के लिए यूएस एंड यूके ने मिलके अभी अभी पिछले कुछ दिनों पहले यूएस और यूरोपियन यूनियन ने साथ में मिलके इन पे अटैक किया था। अब यूएस और यूके ने भी अटैक किया, और पिछले 3-4 महीनों से ये जो अटैक्स है लगातार चल रहे हैं। और यूएस ने जो ये अटैक किया है, ये उनके द्वारा जो इनके जहाज़ हैं, जो शिप्स हैं, और जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, लाइन ऑफ एक्शन है ग्लोबल ट्रेड का, उसको डिफेंड करने के लिए और फ्री फ्लो ऑफ कॉमर्स को स्टैब्लिश करने के लिए ये जो अटैक है वो किए गए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है चालुक्य रेन के बारे में। चालुक्य का जो रेन है साउथ इंडिया का काफ़ी प्रोमिनेंट और बहुत ही फेमस साम्राज्य था चालुक्यास का, जो मेनली कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के रीजन में राज करते थे एंशिएंट इंडिया में। तो यहाँ पर एक तेलंगाना में एक विलेज में चालुक्य से रिलेटेड एक टेम्पल डिस्कवर किया गया है, और ये विलेज का नाम है मुनी मनी कयम। द डिस्टेंस बिटवीन मुदी मनिकयम इन तेलंगाना एंड बदामी इन कर्नाटका इज़ नियरली 500 किलोमीटर्स। कर्नाटका में जो बदामी रीजन है वो चालुक्य रूलर्स का गढ़ माना जाता था, और वहाँ से लेकर तेलंगाना के इस विलेज तक भी चालुक्यास के जो रेमनेंट्स हैं और जो उनका टेम्पल है वो मिले हैं। मतलब ये जो पूरा डिस्कवरी ये बताता है कि चालुक्यास का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस तेलंगाना के इस गांव तक भी काफ़ी प्रोमिनेंट था। और रिसेंट डिस्कवरी जो इस विलेज में मिली है, ये बैंक ऑफ रिवर कृष्णा के बैंक पे मिली है। कृष्णा रिवर के बैंक पे ये टेम्पल स्थित है।
प्रेजेंट डे कर्नाटका और आंध्र प्रदेश का जो एरिया था वो चालुक्यास के द्वारा रूल किया जाता था, और वो मेनली हिंदू गॉड विष्णु और शिव की पूजा करते थे। तो चालुक्यास विष्णु और शिव की पूजा करने वाले थे। वाइल जोगुलंबा टेम्पल जो अलामपुर में है और सबमर्ज्ड है यलेश्वरम साइट, वर फर्दर रीच ऑफ चालुक्यास बदामी किंगडम। तो यहीं पर जो जोगू लंबा टेम्पल अलामपुर में है इसी रीजन में, और जो एक सबमर्ज साइट है येलेश्वरम साइट, ये चालुक्य बदामी के जो चालुक्य रूलर्स हैं उनका ही एरिया माना जाता है, उनके ही आउटर एरिया माना जाता है। ये जो नई इन्फॉर्मेशन है ये चालुक्यास का एक तरह से बॉर्डर को और ज़्यादा एक्सटेंड करती है। अगर अगर ये साउथ इंडिया यहाँ पर मेनली कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के रीजन में पाया जाता था, तो तेलंगाना के रीजन में चालुक्यास के रेमनेंट्स और टेम्पल मिलने के बाद चालुक्यास का जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस और ज़्यादा बड़ा था, ये प्रूफ मिलता है। ये जो टेम्पल है ये दिखाता है कि डेक्कन का कॉस्मोपॉलिटन जो कल्चर था, जहाँ पर केवल 2 रिलीजन ही नहीं थे, इसके अलावा ब्राह्मणिकल रिलीजन के अलावा यहाँ पर बुद्धिस्ट और जैनिज़्म को मानने वाले लोग भी थे। तो चालुक्यास और बदामी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल फिलहाल में जो 2 इम्पॉर्टेंट और बहुत ही क्रिटिकल केसेस में अपना वर्डिक्ट दिया है, वो कहीं ना कहीं लिटिल मैन के सेंट्रल रोल को हाईलाइट करता है। लिटिल मैन से यहाँ मतलब है एक आम आदमी का कितना अहम रोल है, कितना सेंट्रल रोल है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में। ये आर्टिकल इसी बात को डिस्क्राइब करता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो बैक टू बैक डिसीजन दिए, पहला इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे और दूसरा चंडीगढ़ मेयर पोल्स में, वो अपहेल्ड करता है द कॉज ऑफ प्योरिटी ऑफ इलेक्शंस एंड सेंट्रल रोल ऑफ लिटिल मैन इन पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में एक आम आदमी की क्या भूमिका है, और इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए, प्योर होने चाहिए, ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 डिसीजन ये बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में बोला है कि जो पॉलिटिकल फंडिंग है इलेक्टोरल बॉन्ड से जो मूव कराई जा रही थी, ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, ये कहीं ना कहीं फेवर करते हैं कॉरपोरेट्स को जिनके पास बहुत पैसा है। और ये इलेक्टोरल फंडिंग के थ्रू जो चीज़ें की गई थी वो कहीं ना कहीं कॉर्नर करते हैं या इग्नोर करते हैं एक नॉर्मल लिटिल मैन को, एक आम आदमी को, जो एक स्टूडेंट हो सकता है, एक टीचर हो सकता है, एक आर्टिस्ट हो सकता है, या नॉर्मल ऑफिस जाने वाला कोई पर्सन हो सकता है। उसका जो ऐसे नॉर्मल लोग भी पॉलिटिकल पार्टी को अपने माइंड के हिसाब से डोनेशन देते हैं, और दूसरी साइड कॉर्पोरेट भी, जो डीप पॉकेटेड कॉर्पोरेट होते हैं जिनके पास बहुत पैसा है, वो भी डोनेशन देते हैं। तो केवल बड़े कॉर्पोरेट्स के जो डोनेशन है वो सीक्रेट रखने की बात इलेक्टोरल बॉन्ड्स में की गई थी, लेकिन जो आम आदमी का डोनेशन है उसकी सीक्रेसी की कोई बात नहीं की गई थी। तो यहाँ पर इलेक्टोरल प्रोसेस को अपारदर्शी बनाया गया, और इसी बात को पकड़ के सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये कहीं ना कहीं आम आदमी को साइडलाइन करता है, और कॉर्पोरेट के फेवर में उठाया गया लॉ था इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इसके साथ ही जो लॉबिंग और बाकी प्रोसेस कॉर्पोरेट्स के द्वारा किया जाता है, वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू ना केवल अपने इन्फ्लुएंस की पार्टी को पावर में ला सकते हैं, इसके अलावा उनके पावर में आने के बाद पॉलिसीज़ भी चेंज करवा सकते हैं। बहुत ही क्लियर बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में, और ये अनड्यू इम्पोर्टेंस देता है बिग डोनर्स को। सर्टेनली कुछ सर्टेन जो इंटरेस्ट ग्रुप है जिनके द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड्स फंडिंग की गई, उनके फेवर में ये अनड्यू एडवांटेज है। और ये जो सारा सब कुछ है ये हो रहा है एट द एक्सपेंस ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन, वायलेटिंग द राइट्स ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन ऑफ इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ इलेक्शन। तो इलेक्शन और इंडिया की जो पॉलिटिक्स है उसमें कोई भी सिटीजन हो उसका इक्वल पार्टिसिपेशन ही इन्विसाज किया गया है, इक्वल पार्टिसिपेशन ही माना गया है। और जब तक ये पार्टिसिपेशन इक्वल नहीं होगा और दोनों को बराबर लेवल में प्लेइंग फील्ड नहीं होगा, ये जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है इसके सही चलने की गुंजाइश बहुत ही कम होगी। तो इसीलिए ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है ये नल एंड वॉइड डिक्लेयर किए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसके साथ ही एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन का जो केस था उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बात की थी, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो भी प्रोसेस ऑफ सिटीजन्स के द्वारा जिस प्रोसेस को फॉलो करके अपने काउंसलर चुने जाते हैं और वो काउंसलर मेयर को इलेक्ट करते हैं, ये ऑर्डिनरी सिटीजन्स के द्वारा इनडायरेक्टली मेयर को चुनने का एक प्रोसेस है। और ये प्रोसेस अगर वायलेट होता है तो ये अल्टीमेटली जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स है उनके राइट का ही वायलेशन है।
चाहे वो डायरेक्ट इलेक्शन में हो या इनडायरेक्ट इलेक्शन में हो। तो इस केस में जो रिटर्निंग ऑफिसर है, उनके अगेंस्ट जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है वो भी स्टार्ट की गई। और तो ये आर्टिकल यही इन दोनों इलेक्शन के इन दोनों वर्डिक्ट, दो जो केसेस हैं इनके वर्डिक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आगे आने वाले दिनों के लिए भी। नेक्स्ट न्यूज़ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 48,000 करोड़ के प्रोजेक्ट लॉन्च किए गुजरात में। और यहाँ पर प्रधानमंत्री के द्वारा 5 नए एम्स इनॉग्रेट किए गए, 5 नए एम्स। और उसके साथ ही साथ इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्ट्रेट ब्रिज जो द्वारका गुजरात में होगा, ये लॉन्च किया गया। तो ये जो एम्स है, ये पहला एम्स है जो डायरेक्टली इनॉग्रेट किया गया राजकोट गुजरात में। इसके अलावा ई डेडिकेट किया गया 4 बाकी एम्स जो अलग अलग स्टेट्स में हैं। राजकोट के बाद दूसरा एम्स है भटिंडा पंजाब में, फिर है रायबरेली उत्तर प्रदेश में, उसके बाद है कल्याणी वेस्ट बंगाल में, एंड मंगलगिरी आंध्र प्रदेश में। तो ये 5 एम्स इनॉग्रेट किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इसके साथ ही साथ द्वारका में इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज इनॉग्रेट किया गया, जिसकी जो टोटल लेंथ है वो है 2.3 किलोमीटर, लिंकिंग ओखा टू बेत द्वारका द्वारका और ओखा के बीच के जो रीजन है उसको कनेक्ट कर रहा है। 2.3 किलोमीटर का ये जो टोटल लिंकेज है, और 980 करोड़ रुपए इसका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये नए एम्स कहाँ लगाए गए, ये आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और ये जो पर्टिकुलर केबल, इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज है द्वारका में, 2.3 किलोमीटर लेंथ है इसकी, और टोटल 980 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया। ये आर्टिकल डेंगू के बारे में कुछ रीसेंट स्टडी हुई है उसको बताता है। एक नेचर मेडिसिन नाम से एक जर्नल है जो साइंटिफिक स्टडीज़ के बारे में जो डेटा है और जो रिपोर्ट्स है वो पब्लिश करता है। इसके इसके रीसेंट एनालिसिस से ये पता चलता है कि जो सीवियर डेंगू के जो केसेस हैं, ये ज़्यादातर इंडिया में बच्चों में पाए जाते हैं। और ये जो डेंगू के केसेस हैं, ये प्राइमरी केसेस भी हैं और सेकेंडरी केसेस भी हैं। मतलब प्राइमरी इन्फेक्शन और सेकेंडरी इन्फेक्शन, 2 टाइप के इन्फेक्शन होते हैं डेंगू के केस में, प्राइमरी और सेकेंडरी। और ये प्राइमरी जो इन्फेक्शन है, ये पहली बार किसी बच्चे को अगर डेंगू हुआ है तो उसे प्राइमरी इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड माना जाता है। पेशेंट हु आर इन्फेक्टेड बाय डेंगू वायरस फॉर द फर्स्ट टाइम आर नोन एज केसेस ऑफ प्राइमरी डेंगू, वाइल पेशेंट हु वर प्रीवियसली अफेक्टेड बाय अनदर डेंगू वायरस। अगर किसी को पहले से कोई डेंगू वायरस का इन्फेक्शन हो रखा हो और उसको दोबारा से अगर डेंगू का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे सेकेंडरी इन्फेक्शन, इन्फेक्टेड पर्सन बोला जाता है। तो ये 2 टाइप के इन्फेक्शन होते हैं डेंगू में, प्राइमरी और सेकेंडरी। और ऐसा माना जाता था, पहले ऐसा माना जाता था कि जो सीवियर डेंगू के जो केसेस हैं वो मेनली सेकेंडरी केसेस ही होते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि ऐसा नहीं है, कि सीवियर जो केसेस हैं वो सेकेंडरी जो डेंगू के केसेस हैं उसमें है। प्राइमरी डेंगू वायरस इन्फेक्शन ये भी एक सब्सटेंशियल फ्रैक्शन है सीवियर डेंगू के केसेस के, और फैटेलिटीज़ का कारण हो सकता है। और प्राइमरी और सेकेंडरी जो इन्फेक्शन है, ये दोनों ही बहुतायत में बहुत ज़्यादा नंबर में इंडिया में बच्चों में पाया जाता है। ये जो फाइंडिंग है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ ये जो इंडिया का पब्लिक हेल्थ है उस पे बहुत ज़्यादा लेवल पे इम्प्लीकेशन डाल सकता है, और इंडिया का और वर्ल्ड का भी। और डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो इफ़ेक्टिव और सेफ वैक्सीन स्ट्रेटेजी लाई जा रही है, और अलग-अलग गवर्नमेंट अलग-अलग कंट्रीज़ में अपनी डेंगू को कंट्रोल करने के लिए जो स्ट्रैटेजीज़ अपनाती है, उस स्ट्रैटेजीज़ में भी किस तरह का बदलाव किए जाने की ज़रूरत है, वो ये जो स्टडी है वो बताती है। ये जो फाइंडिंग्स है ये हाइली रेलेवेंट है, नॉट ओनली इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट वेयर एज़ बर्डन ऑफ डेंगू डिसीज़ इज़ कंसिडरेबल, बट ऑल्सो ऑन ए ग्लोबल स्केल। ये पेपर बताता है कि ओवर पास्ट 2 डिकेड्स, पिछले 2 दशकों में डेंगू के जो इन्फेक्शन है ये इंडिया में बहुत ही ज़्यादा बढ़ा है, और उसी की वजह से कंट्री हैज़ नाउ वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डेंगू केसेस ग्लोबली। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा केसेस अगर किन्हीं देशों में हैं उनमें इंडिया भी है। तो डेंगू बहुत ज़्यादा लेवल पे इंडिया में है, और प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों टाइप के केसेस को इक्वल फोकस देने की ज़रूरत है, और दोनों
इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड बच्चों को इक्वली ट्रीट करने की ज़रूरत है। प्राइमरी इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड बच्चों को कम खतरा है, ऐसा नहीं माना जाना चाहिए। तो ये बात की गई है इस आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल है लैंग्वेज एटलस के बारे में। लैंग्वेज एटलस, ये जो एटलस है ये इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के द्वारा एक प्रपोज लिंग्विस्टिक सर्वे है, और इंडिया में काफ़ी एफर्ट्स किए गए हैं फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन इन मदर टंग। तो मदर टंग में एजुकेशन लोगों को देने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए गए हैं, और एक सरकार का भी रुख रहता है, फोकस रहता है कि लोगों को मदर टंग में एजुकेशन दिया जाए। एटलीस्ट स्टार्टिंग की जो एजुकेशन है वो मदर टंग में दी जाए, स्पेशली जो प्राइमरी लेवल का है वो मदर टंग में दी जाए। तो यहाँ से ये एक और क्वेश्चन निकल के सामने आता है कि एक्चुअल में इंडिया में कितनी एक्टिव लैंग्वेजेस हैं। Very crucial question remains on the actual number of languages that can be considered to be active in the country। तो टोटल कितनी एक्टिव लैंग्वेजेस हैं, इनकी जो काउंट है ये आज तक काउंट ही क्लियर नहीं हुआ है। और अगर हम इसका काउंट के बारे में बात करें तो इंडिया में जो लीगल प्रोविज़न है मदर टंग या टोटल इंडिया के लैंग्वेजेस के बारे में, तो वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इंडिया का जो संविधान है, इंडिया रिकॉग्नाइजेस 22 लैंग्वेजेस ऑफिशियली। तो ऑफिशियली माने तो इंडिया में 22 लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज की जाती हैं, विच आर पार्ट ऑफ शेड्यूल 8 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 8 में 22 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। अब जो सेंसस है वो बताता है, सेंसस का डेटा ये शो करता है कि 97% ऑफ इंडियन जो है वो इन्हीं 22 लैंग्वेजेस को बोलते हैं। तो ये 97% लैंग्वेजेस में ये 22 लोगों के द्वारा ये 22 लैंग्वेजेस बोली जाती है, ये क्लियर हो गया। अब देयर आर एन एडिशनल 99 नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग इन द सेंसस। इसके ये तो शेड्यूल लैंग्वेजेस हो गई, जो शेड्यूल 8 में है वो शेड्यूल लैंग्वेज है, वो है 22। अब 99 नॉन शेड्यूल लैंग्वेजेस भी हैं जो सेंसस में इंक्लूड की गई थी, और 2021 का सेंसस ये बताता है कि करीब 37.8 मिलियन पीपल ये आइडेंटिफाई करते हैं, ये बोलते हैं इन्हीं 99 नॉन शेड्यूल लैंग्वेजेस को एज ए मदर टंग। तो ये जो 99 नॉन शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, ये 37 मिलियन से ज़्यादा लोग एज ए मदर टंग बोलते हैं। और नेटिव लैंग्वेजेस 1.2 मिलियन लोगों का जो बचता है वो आज तक कभी अकाउंट ही नहीं किया गया, ये आर्टिकल बताता है। नेटिव लैंग्वेजेस ऑफ 1.2 मिलियन पीपल रिमेन्स अनअकाउंटेड फॉर ड्यू टू डिसीजन नॉट टू बी इंक्लूडेड इन लैंग्वेज with less than 10,000 speakers in the census since 1971। तो 10,000 लोगों से कम अगर किसी लैंग्वेज के स्पीकर हैं तो उसको कभी भी सेंसस में इंक्लूड नहीं किया गया 1971 के बाद। तो 1971 ये कट ऑफ ईयर है। 1971 सेंसस के बाद जो भी अगर लैंग्वेज है और 10,000 से कम लोगों के द्वारा वो लैंग्वेज 10,000 से कम लोगों के द्वारा अगर बोली जाती है, 10,000 से कम लोगों के द्वारा अगर बोली जाती है, तो उसको 1971 सेंसस के बाद इंक्लूड नहीं किया गया, कभी अकाउंट नहीं किया गया सेंसस में, जिसकी वजह से हमारे पास जो एक्चुअल आज की डेट में टोटल कितने लैंग्वेजेस इंडिया में लोगों के द्वारा बोली जाती हैं उसका कोई रियल डेटा नहीं है। अगर ये रियल डेटा चाहिए और एक पुराना रियल डेटा को हम रेफर करें तो वो है 1961 का सेंसस। ऑल द सेंसस सर्वे एंड ऑफिशियल सेंसस ऑफ 1961 वाज द मोस्ट एग्जॉस्टिव एंड डिटेल्ड विद रिस्पेक्ट टू लिंग्विस्टिक डेटा। और इसी सेंसस में इवन लैंग्वेजेस विद सिंगल स्पीकर वन इंक्लूडेड। क्या बात है, एक आदमी भी अगर कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोल रहा है तो वो भी 1961 के सेंसस में रिकॉर्ड की गई थी। तो ये डेटा सबसे ज़्यादा रिलायबल माना जा सकता है कि इंडिया में टोटल कितनी लैंग्वेजेस हैं उसको अगर देखना है तो 1961 के सेंसस में जो लैंग्वेजेस इंक्लूडेड है उनको देखा जा सकता है। तो यहाँ पर राइटर यही बताता है कि देर इज एन अर्जेंट नीड टू कैरी आउट ए कॉम्प्रिहेंसिव लिंग्विस्टिक सर्वे इन ऑर्डर टू क्रिएट लैंग्वेज एटलस ऑफ इंडिया। और जो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स ये लिंग्विस्टिक सर्वे करके एक लैंग्वेज एटलस ही बनाना चाह रहा है, जिसका जो एम है टू एनुमरेट हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन एंड इन विच स्टेट एंड रीजन, इसका पूरा जवाब मिल सके। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत अपना फंक्शन करता है, अपना काम करता है। ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर, और लिंग्विस्टिक सर्वे में इन्वॉल्व है जो लैंग्वेज एटलस ऑफ इंडिया बनाने की बात की जा रही है। और इसके लिए हमारा 1961 का सेंसस काफ़ी एक कॉम्प्रिहेंसिव और एग्जॉस्टिव डॉक्यूमेंट माना जा सकता है।
तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है 22 लैंग्वेजेस इंडिया में शेड्यूल लैंग्वेजेस है, 99 नॉन शेड्यूल लैंग्वेजेस है जो 3.7 मिलियन लोगों के द्वारा बोली जाती है, और इसके अलावा जो बाकी लैंग्वेजेस है ये भी करीब 1.2 मिलियन लोगों के द्वारा बोली जाती है, और जिसकी जो अकाउंटिंग है वो 1961 सेंसस में की गई थी। यहाँ पर सूडान की इकोनॉमी किस तरह से वहाँ के लगातार चलते हुए युद्ध और सिविल वॉर की वजह से बिल्कुल डाउन हो गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई, और वो अब दोबारा रिवाइव करने के फेज़ में है, उसके बारे में बताया गया। आईएमएफ ने प्रिडिक्ट किया है कि जो 2024 है वो सूडान के लिए ईयर ऑफ रिकंस्ट्रक्शन माना जा सकता है। और यहाँ पर सूडान को हम मैप में देख लेते हैं। सूडान एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है। आज का मैप हम सूडान का देखते हैं। तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका ओनली कॉन्टिनेंट है जो जो 3 ट्रॉपिक्स हैं, तीनों अफ्रीका को कट करते हुए जाती हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो अफ्रीका में नॉर्थ साइड में निकल के जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो अफ्रीका के साउथ साइड से जाता है, साउथ साइड से कट करता है। और इक्वेटर जो ऑलमोस्ट मिड अफ्रीका को कट करता है। तो यहाँ पर इन दोनों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच में सूडान जो कंट्री है जिसकी हम आज बात कर रहे हैं वो स्थित है। अब सूडान ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच स्थित है। तो यहाँ पर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि सूडान ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे स्थित है तो वहाँ पर वो आंसर गलत होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में है और इक्वेटर के ऊपर है, तो इन दोनों ट्रॉपिक के बीच में है सूडान। सूडान की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो हैं, पहली कंट्री जो नेबरिंग है सूडान की वो है इजिप्ट, फिर है चैड, फिर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, फिर साउथ सूडान, और उसके बाद हम आगे चलेंगे तो इथोपिया, और आगे जाके है एरिट्रिया। और सूडान का जो एरिया है वो रेड सी को भी टच करता है, मतलब सूडान एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात सूडान की ये है कि सूडान में वाइट नाइल और ब्लू नाइल दोनों मिलती हैं, और वहाँ से एक सिंगल नाइल रिवर की जो स्ट्रीम है वो इजिप्ट जाती है। और ये जो दोनों स्ट्रीम है नाइल की, वाइट नाइल और ब्लू नाइल की, ये खार्टूम जो सूडान की कैपिटल है वहाँ पर मिलती है। वाइट नाइल साउथ साइड से आती है, और जो ब्लू नाइल है वो इथोपिया से निकलते हुए साउथ ईस्ट साइड से सूडान में एंटर करती है, और फिर नॉर्थ साइड से एक सिंगल स्ट्रीम इजिप्ट में चली जाती है। तो ये थे आज के न्यूज़ आर्टिकल्स। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।